वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने डीएनए का स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें बता दी थी। इसके अलावा दो एक्सपेरिमेंट भी मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़े हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वहाँ पर आप जाके वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है, तो इसमें मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो और भी चीज़ें हैं उनके बारे में मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये मालूम है कि यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में दो टाइप के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है वो ये हुआ, ये वाला पॉइंट आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा कि जो यूक्रोमेटिन होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है और हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। ठीक है, यानी ये वाला जो रीजन है यही आपका जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा है। और यूक्रोमेटिन पर एक्टिव जीन्स पाए जाते हैं और हेट्रोक्रोमेटिन पर एक्टिव जीन्स नहीं पाए जाते, इनएक्टिव जीन्स होते हैं। दूसरा जो रीजन होता है यूक्रोमेटिन का वो लूजली पैक्ड होता है। ठीक है, इंटरफेस में जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो लूजली पैक्ड है और ये कैसा है, डेंसली पैक्ड है। तो इसलिए जो ये वाला क्रोमेटिन है दैट इज़ द यूक्रोमेटिन, ये बेटा जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है और हेट्रोक्रोमेटिन जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र नहीं होता है। इससे रिलेटेड इतना है। इसके बाद में बेटा जो एक्सपेरिमेंट हैं कुछ जिन्होंने ये प्रूव किया था कि डीएनए ही आपका जेनेटिक मटेरियल है ना कि आरएनए, तो उससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट है जिसमें पहला आपका ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है, इसके बाद में हर्शे-चाज़ एक्सपेरिमेंट है और फिर मेसेल्सन और स्टाल का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो हर्शे-चाज़ एक्सपेरिमेंट मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। बट हाँ, जो ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल है यानी ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट उसको मैं यहाँ पर प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, कुछ ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अपने इस एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने क्या किया था कि जो बैक्टीरिया लिया था उसको दिमाग में रखिएगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनिया बेटा, ये जो ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ ने दिया था मेरे यूट्यूब चैनल पर पूरा वीडियो पड़ा है, जिसको आप देख सकते हैं, पूरा मैंने डिटेल में बताया है। और फिर इसके बाद में जो बायोकेमिकल करेक्टरिस्टिक था ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल का, जो एवरी मैकक्वार्ट और मैककार्टी ने दिया था, ये भी मैंने वहाँ पर पूरा डिफाइन किया है। अब जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल, एक्चुअली 3 एक्सपेरिमेंट है, हर्शे-चाज़, दूसरा जो इसके ऊपर वाला निकल गया है ग्रिफिथ, और तीसरा मेसेल्सन एंड स्टाल का। तो मैंने पहला वाला बना दिया था यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर मेरा पड़ा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा। अब जो ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है हर्शे-चाज़ का एक्सपेरिमेंट, इसको यहाँ पर समझते हैं। देखिए, हर्शे-चाज़ ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, अगर आप ये डायग्राम देख रहे होंगे तो उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में 2 रेडियो आइसोटोप्स लिए थे। ठीक है, एक तो आपका रेडियो आइसोटोप लिया था सल्फ़र का 35 और दूसरा लिया था 32 फास्फोरस। ये 2 अपने दिमाग में रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। चूँकि देखिए, क्वेश्चन ये उठ रहा था कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन में से कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, तो इसको प्रूफ करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट में प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल या डीएनए, तो इसलिए जैसे प्रोटीन में क्या होता है, सल्फ़र होता है ना, तो उसको रेडियो लेबल कर दिया। ठीक है, सल्फ़र। और डीएनए में जो होता है फास्फोरस होता है P32, तो उसको रेडियो लेबल कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद में जब इसको उन्होंने बैक्टीरियोफेज के थ्रू, बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या हुआ बेटा, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो बैक्टीरियोफेज के थ्रू जब इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया तो बाद में ये पता चला कि जो बैक्टीरिया में जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा है वो डीएनए हो रहा है, ना कि प्रोटीन हो रहा है। तो इसको इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था। तो मैं इसको समराइज करता हूँ। देखिए, यहाँ पर S35 सल्फ़र बैक्टीरिया है, इसको रेडियो लेवल किया, तो जेनेटिक मटेरियल चूँकि अंदर इसके हेड में है और वो आउटर कवरिंग प्रोटीन की बनी है, तो वो देखिए रेड कलर का हो गया। अब जब इन्फेक्शन हुआ तो देखिए प्रोटीन कोट बाहर ही रह गया। ठीक है, अंदर क्या गया, जेनेटिक मटेरियल। तो जब इन्होंने इस पूरे सैंपल को सेंट्रीफ्यूज़ किया तो सेंट्रीफ्यूज़ में 2 लेयर आई, तो उसमें पता चला कि जो बैक्टीरिया का सेल था उसके अंदर प्रोटीन तो गया नहीं, क्योंकि प्रोटीन बाहर अपीयर हो रहा था रेड में। तो इससे प्रूफ हुआ कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। इसी के अपोजिट बेटा, जब यहाँ पर फास्फोरस P32 जो कि जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए का कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उससे रेडियो लेबल किया, तो बाद में पता चला कि जो अंदर
रह गया वो क्या था आपका, जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए था, ना कि प्रोटीन। ठीक है, तो इससे प्रूफ हो गया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ना कि प्रोटीन। तो ये याद रखिएगा। यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है कि सल्फर कौन सा था, तो 35, और फास्फोरस कौन सा था, P32। वही यहाँ पर ये बिल्कुल सारे पॉइंट्स दिए गए हैं जो मैंने बताया है आपको। ठीक है, तो उन पॉइंट्स पर ये जो बैक्टीरियोफेज था, ठीक है, और फास्फोरस P32, सल्फ़र, तो सल्फ़र किस में था, प्रोटीन, और फास्फोरस किस में था, डीएनए के केस में। तो ये दिमाग में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब बेटा ये क्वेश्चन आ रहा है ये कि जेनेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, कौन सा मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल अच्छी तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो इन सम वायरसेस आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस हो गया। आरएनए आल्सो परफॉर्म फंक्शन ऑन मैसेंजर एंड रिसेप्टर। अब दोनों के कंपैरिजन जा रहा है, बताया जा रहा है कि डीएनए आरएनए में बेस्ट जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। तो देखिएगा, डीएनए एंड आरएनए हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन बिकॉज ऑफ रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कंप्लीमेंट्री, बट प्रोटीन फेल टू फुलफिल देयर फर्स्ट क्राइटेरिया। देखिए, अगर तीनों मॉलिक्यूल लेते हैं, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए, तो आरएनए और डीएनए तो रेप्लिकेट हो रहे हैं बट प्रोटीन नहीं हो रहा है। तो इसने तो अपना पहला ही जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा है। इट मीन्स प्रोटीन यहाँ जेनेटिक मटेरियल नहीं है। इसके बाद जेनेटिक मटेरियल शुड भी स्टेबल होना चाहिए। जैसे अगर बार बार जेनेटिक मटेरियल चेंज होगा, म्यूटेशन होगा, तो नए नए कैरेक्टर आ जाएंगे। तो इस मामले में आरएनए में बहुत जल्दी चेंजेस होते हैं, इसीलिए जो वायरस होते हैं वो बहुत जल्दी अपना नया स्ट्रेन डेवलप कर लेते हैं, जबकि डीएनए में ऐसा नहीं होता है। आरएनए यूजिंग अनस्टेबल म्यूटेंट्स एट ए फास्टर रेट, दस वायरस हैविंग आरएनए जीनोम एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पान म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। जो मैंने अभी बताया वही बात है। आरएनए कैन कोड डायरेक्टली फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड हेंस कैन ईजिली एक्सप्रेस कैरेक्टर, बट डीएनए इज डिपेंड ऑन आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हैज़ इवॉल्व अराउंड आरएनए। मतलब आरएनए डायरेक्ट प्रोटीन बना रहा है, डीएनए डायरेक्ट नहीं बना सकता, क्योंकि डीएनए से पहले आरएनए बनेगा और फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा। कंक्लूजन क्या हुआ, बोथ आरएनए डीएनए कैन फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल, बट डीएनए बीइंग केमिकली लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली बीइंग मोर स्टेबल इज ए बेटर जेनेटिक मटेरियल। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बेटा बन सकता है कि डीएनए आरएनए में बेस्ट जेनेटिक मटेरियल कौन है। तो डीएनए और आरएनए में जो बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। क्यों, उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको आप देख सकते हैं। पहला क्या है, बीइंग डबल स्टैंडर्ड, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। टू स्ट्रैंड बीइंग कंप्लीमेंट्री, यानी डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं, यानी बेस अपोजिट होते हैं। डीएनए इज लेस रिएक्टिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, वही मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा जो रिएक्टिव कम होगा। रिएक्टिव ज़्यादा होगा ना तो हर बार चेंजेस हो जाएंगे, नई स्पीसीज बन जाएंगी। पता चला आज हम ह्यूमन है, कल कुछ और बन जाए, क्योंकि डीएनए हमारा अगर म्यूटेट होकर चेंज होता रहेगा। उसका रीज़न क्या कि डीएनए में और आरएनए में, यानी डीएनए लेस रिएक्टिव है देन आरएनए, क्योंकि आरएच में अगर आरएनए का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें 2 AH ग्रुप हैं। ठीक है, हैज़ 2 AH ग्रुप इज एब्सेंट इन एवरी न्यूक्लियोटाइड, बट आरएनए हैज़, ठीक है, 2, मतलब डीएनए में एक ही OH ग्रुप होता है और आरएनए में 2 होते हैं। तो इसलिए आरएनए जो कैटालिस्ट की तरह यूज़ होता है। प्रेजेंस ऑफ थायमिन इन प्लेस ऑफ यूरेसिल प्रोवाइड एडिशनल स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। हाँ, ये भी बात सही है कि थायमिन यूरेसिल की जगह डीएनए में होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये सारे पॉइंट प्रूव कर रहे हैं कि डीएनए ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू आरएनए। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब आगे आ जाता है आरएनए के बारे में देखते हैं। आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है एसेंशियल लाइफ प्रोसेस के लिए। ठीक है, आरएनए एक्ट इज अ जेनेटिक मटेरियल, आरएनए जो कैटालिस्ट की तरह यूज़ होता है। आरएनए बीइंग डबल स्टैंडर्ड एंड हैवी कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड रेजिस्ट चेंज बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर। चलिए, अब डीएनए आरएनए में जो डिफरेंस है बहुत ही आसान, और यहाँ पर जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज है या राइबोज है, और जो दूसरा सबसे कि यहाँ पर एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन होता है। यहाँ पर एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन, और थाइमिन की जगह पर क्या होता है, यूरेसिल। ये अपने पॉइंट माइंड में रखिएगा कि आरएनए के केस में थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, बाकी पॉइंट कॉमन है। रिएक्टिविटी मैंने बताई दी थी। अब डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में समझते हैं, और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो वॉटसन एंड क्रिक्स ने ये बताया था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ किया था कि डीएनए का जो डीएनए जो मेसेल्सन और स्टाल थे, उन्होंने बेटा ये प्रूफ किया था कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, सेमी कंजर्वेटिव हो रहा है। तो इसके लिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ठीक है, ई कोलाई को
ई कोलाई को जो सबसे पहले ग्रो कराया, ठीक है, वो N15 में, ये देखिए N15 लिखा है, उस मीडियम में ग्रो करा दिया। एज ए रिजल्ट N15 गॉट इनकारपोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। तो N15 एक्चुअली हो फंडा ये है बेटा यहाँ पर कि जैसे डीएनए में नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन को जिस मीडियम, मतलब नाइट्रोजन जो ली जा रही है उसी को यहाँ पर अलग अलग उसके मतलब आइसोटोप्स लिए जा रहे हैं। जैसे पहले N15 नाइट्रोजन का यूज़ किया गया मीडिया में, तो उसमें जो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे उनका अगर नाइट्रोजन मतलब उनका जो डीएनए आइसोलेट करोगे तो उसमें N15 की नाइट्रोजन मिलेगी। अब उनको अगली दूसरे जिस नाइट्रोजन में ग्रो करा दोगे तो वैसा डीएनए हो जाएगा। तो उसी के बारे में यहाँ बताया गया कि पहले N15 में जब ग्रो कराया गया तो जितने भी उसमें नाइट्रोजन था उनके डीएनए में N15 था। दिस हैवी डीएनए कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूज इन सीजियम क्लोराइड। अब ये पता कैसे चला? तो एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, उसमें सीजियम क्लोराइड एक सब्सटेंस होता है जिसमें डेंसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग जोन आ जाते हैं, ठीक है। देन दे ट्रांसफर द सेल इनटू द मीडियम। अब उनको दूसरी N40 में ग्रो कराया गया, पहले N50 में, N14 में, ठीक है। इसके बाद डीएनए को आइसोलेट किया गया। द डीएनए एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कल्चर आफ्टर वन जनरेशन ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम N15 मीडियम N15 टू N40 मीडियम, ठीक है। तो ऐसे करते हुए आप इस डायग्राम से नहीं, आप इस वाले डायग्राम से अच्छी तरीके से समझ जाओगे कैसे क्या हुआ। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर रहा हूँ सारी चीज़ें। देखिए, जैसे सबसे पहले N15 मीडियम में ग्रो कराया गया, तो जितने भी दोनों डबल स्टैंड थे N15 के थे, और सेंट्रीफ्यूज में जब देखा गया तो ये देखिए N15 बैंड आ रहा है, ये वाला डार्क। अब इस बैक्टीरिया को जब N14 वाले मीडियम में ग्रो कराया गया, मैंने क्या बोला है, N14 वाले, तो 20 मिनट बाद देखा गया तो ये रेड वाले दोनों आप एरो अलग कर लो, ठीक है। और इनके कंप्लीमेंट्री, क्योंकि यूज़ ऑफ बैक्टीरिया कौन सा मीडियम कर रहा है, N40, तो इनके कंप्लीमेंट्री जो आपको ये ब्लू वाले दिख रहे हैं, ये दोनों N40 आ गया। तो यहाँ पर जो बैंड आया आप देखेंगे हाइब्रिड बैंड आ गया, N40 N15 का, या हाइब्रिड बैंड आया 20 मिनट के बाद, ठीक है। फिर 40 मिनट बाद क्या होगा, अगली जनरेशन आ जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया की कॉलोनी हर 20 मिनट के बाद बेटा डिवाइड होती है। तो 20 मिनट बाद तो ये आपका आया, अब 40 मिनट के बाद में ये आ जाएगा। क्यों, कैसे? इन दोनों को आप अलग करो, इन दोनों को अलग करो, और इन दोनों के अपोजिट आप क्या करो, 14 वाला बैंड लगा दीजिए। देखिए 14 वाला बैंड जो है वो आपका ब्लू कलर का है। इसको मैं समझाता हूँ। जैसे ये वाला बैंड आपका नीला हो गया और ये वाला रेड हो गया, फिर उसके बाद में ये वाला आपका रेड हो गया, ये वाला आपका ब्लू हो गया। अब इनके सबके कंप्लीमेंट्री N40 रहेगा, तो इसके कंप्लीमेंट्री N14 ब्लू था, ये ब्लू हो गया। अब यहाँ पर ये रेड था, इसके कंप्लीमेंट्री N40 क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो यहाँ पर क्या था, ये यहाँ पर भी ये रेड था और इसके कंप्लीमेंट्री ब्लू हुआ, तो ये हो गया। और ये तो दोनों ब्लू, N40 था, N40 दूसरा हो गया। तो इस तरीके से बेटा जनरेशन टू जनरेशन अगर आप देखोगे तो N15 वाला जो है वो हर जनरेशन में ट्रांसफ़र होता रहेगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट जनरेशन या सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन में ये N40 N50 का रेशियो क्या रहेगा। तो इसका तरीका बस वही है बेटा कि हर जनरेशन, जितनी जनरेशन पूछी जाए, इन बैंड को अलग अलग करते रहिएगा और हर बैंड के अपोजिट N40 लगा दीजिएगा, ठीक है। रेशियो आराम से आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे सेकेंड जनरेशन में, तो सेकेंड जनरेशन में अगर आपको देखोगे तो N40 वाले कितने बैंड आ रहे हैं, 2, उसके बाद में 3 4 5 6 बैंड आ रहे हैं N40 के, रेशियो कर लो। और रेड वाले कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1:3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। N40 का 3:1, यहाँ पर 3 क्या है, 40 से रिलेटेड बैंड है और ये क्या है, 50 से, ठीक है। और अगर आप उल्टा कर लोगे तो 1:3 हो जाएगा। बात वही, बस याद रखना कि यहाँ पर 1 है वो 15 का है और 3 क्या है, 14 का, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो मैंने फंडा बताया उसी को अगर आप फॉलो करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपके सामने। तो ये कलेक्टिवली आपका मिचेल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट हो गया। इसके बाद में अब डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड जो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स यूज़ होते हैं उनके बारे में बताया गया। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज का सिंपल सा काम होता है बेटा, आप अगर दिमाग में रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को क्या करना, डीएनए टेम्पलेट में ऐड करना, ठीक है। ये इनका काम है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जैसे अलग अलग टाइप के डीएनए पॉलीमरेज हैं, तो इसकी पॉलीमरेज एफिशिएंसी कितनी है, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड है। तो इट कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ई कोलाई में
ये क्या करता है 38 यानी 38 मिनट में, ठीक है, इतने बेस को ऐड कर देता है, इतनी स्पीड होती है। अभी जब मैं रेप्लिकेशन समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि डीएनए पॉलीमरेज का क्या रोल है। दूसरा आप ये दिमाग में रखिएगा कि जैसे ये डीएनए के डबल स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट है, तो डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 3' की साइड में ही बेस को ऐड करेगा। हमेशा रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अपोजिट 5 होता है, तो 5'3 में की तरफ ये रीडिंग करता है, ठीक है, सॉरी एडिंग करेगा, एडिंग, रीडिंग नहीं, रीडिंग करेगा 5', ठीक है, यहाँ पर होगा 3, यहाँ पर होगा 5। तो नए जो बेस लगाता है वो 3' साइड में लगाता है, तो ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। इसके बाद में अगला जो एंजाइम है वो हेलिकेज क्या करता है, डीएनए के दोनों डबल स्ट्रैंडेड को ओपन कर देगा, और डीएनए लाइगेज क्या करता है, जो ये अलग अलग डीएनए इनको ज्वाइनिंग का काम कर देता है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड है। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो पहला जो होता है बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है ओराई से, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम इस तरीके का दिया गया है। मान लीजिए ये कोई डीएनए है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसी को ओरिजिन बोलेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब इनिशिएशन देखिए क्या होता है, द कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स आर सेपरेटेड बाय एंजाइम डीएनए हेलिकेज। पहले क्या करेगा, जैसे ये डीएनए ऐसे ऐसे उलझा हुआ है, तो हेलिकेज क्या करेगा, इन दोनों स्ट्रैंड को ओपन कर देगा, ठीक है, ये हेलिकेज का वर्क है। अनवाइंडिंग करता है, देखिए लिखना, अनवाइंडिंग का मतलब ओपन। एंजाइम के फंक्शन अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा बेटा, ये पूछे जाते हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ, जो सेपरेटेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना, वो क्या हो जाएगा बेटा, आपस में दोबारा ऐसे फिर से रिक्वाइल ना हो जाए, यानी ये दोनों ओपन ही रहें, इसके लिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है, आ जाती है, जिससे दोनों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट रहते हैं, ठीक है। तो इनिशिएशन में क्या हुआ, आपके दो एंजाइम्स यहाँ पर यूज़ हुए और एक रेप्लिकेशन फॉर्क, यानी ये जो वाई है ना, ये क्रिएट हो गया, दैट आर कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। इसके बाद में अगला जो स्टेप है इलॉन्गेशन, द एंजाइम एडेड प्राइमेज इनिशिएट रेप्लिकेशन ऑफ स्ट्रैंड ओरिजिनेटेड इन 3', ठीक है, टू 5'। दिस जनरेट 10 to 16 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग प्राइमर आरएनए, ठीक है, 5' to 3' डायरेक्शन। देखिए बेटा होता क्या है, आप बिल्कुल क्लियर समझिए। ये डीएनए के दो स्ट्रैंड दिए गए हैं, एक दिया गया 3' to 5' और दूसरा दिया गया 5' to 3'। देखिए यहाँ पर जो ये बुक में दिया गया है, ठीक है, मैं आप लोगों को अपने डायग्राम पर ले जाता हूँ जो मैंने डिज़ाइन किया है, बनाया है। उस डायग्राम से जब आप ये पूरा समझ जाओगे तो आपको रेप्लिकेशन बहुत ही ईजी लगेगा। तो बेटा डीएनए रेप्लिकेशन में जो ये मैंने डायग्राम ड्रा किया है, इसे समझिएगा। तो देखिए दो पेरेंट स्ट्रैंड होते हैं, एक होता है 5' to 3 और दूसरा होता है 3' to 5। ओके, तो पहले बात करते हैं 5' to 3 की। तो यहाँ पर ये जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये 5' to 3 है, और इस स्ट्रैंड पर सबसे पहले जो ये डीएनए पॉलीमरेज है ये बाइंड होता है। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज डायरेक्ट बाइंड नहीं होता है, इसके लिए बेटा एक छोटा सा शॉर्ट टेम्पलेट चाहिए प्राइमर, जिसको बोलते हैं आरएनए प्राइमर। अब आप यहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर डीएनए से डीएनए बनना है तो डीएनए प्राइमर क्यों नहीं। एक्चुअल में होता क्या है कि डीएनए प्राइमर यहाँ पर यूज़ नहीं होता, यहाँ पर आरएनए के प्राइमर यूज़ होता है। उसी के आगे फिर डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। बाद में प्रूफ रीडिंग के द्वारा जो आरएनए के जो ऐसे बेस जो डीएनए में नहीं होते उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो जो डीएनए पॉलीमरेज है वो जो पेरेंट स्ट्रैंड की रीडिंग करेगा वो तो करेगा 3' to 5, लेकिन जो एडिंग करेगा वो 5' to 3 करेगा, यानी नए न्यूक्लियोटाइड 3' साइड में वो ऐड करेगा और ये कंटिन्यू ऐड करते रहता है। तो इस तरीके के ये डॉटर स्ट्रैंड देखिए बन गया। तो यहाँ पर जो आप स्ट्रैंड देख रहे हैं 5' to 3, इसके अपोजिट जो डॉटर स्ट्रैंड बन रहा है वो बनेगा 5' to 3 और ये कंटिन्यू बनता है, तो इसीलिए इसको कंटिन्यू सिंथेसिस बोलते हैं। और ये जो स्ट्रैंड होता है उसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इसी के अपोजिट जो दूसरा स्ट्रैंड है 3' to 5, जो 3' to 5 है, तो उसके अपोजिट जो स्ट्रैंड बनता है दैट आर कॉल्ड
डिसकंटिन्यू स्ट्रैंड या लैगिंग स्ट्रैंड। अब इसको डिसकंटिन्यू लैगिंग इसलिए बोलते हैं बेटा, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज का नेचर होता है वो जो नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा वो 3' डाई साइड में ही ऐड करता है, यानी कि जो एडिंग होती है वो 5'2 3 होती है। अब यहाँ पर ये जो पेरेंट स्ट्रैंड है वो तो 3'2 5 है, तो ऐसे तो बनेगा तो सेम इसी पोलैरिटी का डीएनए बन जाएगा, जो कि संभव नहीं है। इसलिए जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इस तरीके से ऐड होता है, ठीक है, और जो नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा वो इस डायरेक्शन में ऐड करेगा, फिर ये जंप करके दूसरे पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये आरएनए प्राइमर है वो हर बार ज़रूरत होती है, मतलब यहाँ पर तो एक बार आरएनए प्राइमर आ गया, कंटिन्यू स्ट्रैंड बन गया, बट यहाँ पर ये आरएनए प्राइमर आया तो यहाँ तक नया न्यूक्लियोटाइड बना, सॉरी डीएनए, और उसके बाद जब ये ख़त्म हो गया तो नया डीएनए पॉलीमरेज दूसरे प्राइमर पर जंप कर गया, इस तरीके से फिर ऐड होंगे इस डायरेक्शन में। तो इस तरीके से जो ये दूसरा वाला स्ट्रैंड है यहाँ हर बार बेटा नए आरएनए प्राइमर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसलिए जो यहाँ पर डीएनए का जो स्ट्रैंड बनेगा वो ब्रेक कर करके बनता है, देखिए छोटे छोटे स्ट्रैंड बनने हैं, और बाद में लाइगेज इन सबको जोड़ देगा, तो एक कंटिन्यू सिंथेसिस, ठीक है, हो जाती है। तो इस प्रकार आपको बिल्कुल दिमाग में ये रखना, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। आप पहला स्ट्रैंड रखिएगा 5'2 3, इसके अपोजिट बनेगा इस साइड में 5'2 3, दूसरा रखिएगा 3'2 5, और इसके अपोजिट ये बनेगा, ठीक है, 5'2 3। तो ये पोलैरिटी अपने माइंड में रखिएगा, बस इन्हीं पोलैरिटी से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक स्ट्रैंड लीडिंग होता है और दूसरा लैगिंग।